को अपने पास बुलाया और बुलाकर सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। अभी तुम रखो ये 100-100 गेहूं के दाने। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन, अब देखो चारों में सबने अलग अलग क्या क्या किया उन दानों का, इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। क्या करेंगे इसका? 100 दाने। बताओ, एक राजा अपनी बेटियों को 100 दाने दे रहा है गेहूं के। उनको लगा था 100 सिक्के मिलेंगे सोने के, लेकिन 100 दाने दिए गेहूं के जिनकी कोई वैल्यू नहीं उनके लिए। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? मतलब 5 साल में आदमी की जिंदगी बदल जाती है, उम्र बदल जाती है, सोच बदल जाती है, याददाश्त बदल जाती है। तो 5 साल में 100 दाने गेहूं की याद रहेंगे क्या? छह, फेंक दो इनको। फेंक दिया। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ? भंडार से लेकर दे दूंगी। भंडार मतलब स्टोर रूम से, जहां पर अनाज रखा जाता है, सूखा अनाज रखा जाता है। उसे सोचा कि स्टोर रूम में से 100 दाने निकालूंगी, दे दूंगी। कहां पता चलने वाला है पिताजी को? ऐसा उसने सोचा। किसने? बड़ी बहन ने। बड़ी बहन ने 2 काम किए। पहला, तो आते ही उन 100 दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरा, उसने सोचा कि पिताजी को 5 साल में इन दानों के बारे में याद भी रहेगा क्या? ऐसा लगता नहीं है। चलो बाय द वे, याद भी रहा तो मैं क्या करूंगी, स्टोर रूम में से 100 दाने निकालूंगी, बोलेंगे ये ले लो, अपना वापस ले लो। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल सिल्क रेशम के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची मतलब पेटी में, बॉक्स में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है प्लीज चैट बॉक्स में आके कि दूसरी बेटी ने दानों को चांदी की डिब्बी में क्यों रखा? फटाफट आंसर दो। चांदी की डिब्बी में गेहूं के दानों को रखने का क्या कारण बताइए फटाफट। कम ऑन फास्ट। ओके, अमृता कर रही हैं कि उसको सुरक्षित रखने के लिए, राइट, सो दैट इट विल बी सेफ, मतलब वो सुरक्षित रहे दाना, इसलिए उसको चांदी के। बट चांदी की ही डिब्बी में क्यों रखा? कम ऑन, बाकी सब लोग, मतलब इसका मतलब सिर्फ अमृता जाग रही है और बाकी सब सो रहे हैं लेक्चर में। अभी मैं सबका कैमरा ऑन करवा दूंगा, नहीं तो फटाफट आंसर करो, नहीं तो कैमरा ऑन, इसे बचाए रखने के लिए। ओके, वेरी गुड। चांदी की डिब्बी में दाने सड़ेंगे नहीं। श्रेया, अरे वाह, चलो ठीक है, मैं आपके लॉजिक से इंप्रेस हुआ। अमृता ने कहा सो आफ्टर 5 years इट विल बी एज इट इज। पॉसिबल है ऐसा अमृता कि 5 साल में वो वैसे ही रहे दाना? हाउ इज इट पॉसिबल? और कोई? बिकॉज इट इज गुड फॉर हेल्थ। ओके अंशुल, चलो ठीक है, टू कीप इट नाइस। मितेश, ओके ठीक है। और मैं और सबके विचार जानना चाहता हूं, फटाफट आंसर दो सब लोग, कम ऑन फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम।
ओके, कीप इट सेफ आदिल, ठीक है, गुड ट्राई। एंड एनीथिंग? ओके, वेरी नाइस पार्थ, कि वो अमीर है इसलिए चांदी की डिब्बी में रखा, बहुत अच्छा, गुड लॉजिक। और ओके, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम insects. Okay, मनमीत, आई एम impressed. और बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत दूर तक आप लोग सोच रहे हो, बहुत दूर तक सोच रहे हो, बट मैं सैल्यूट करता हूं आप लोग के दिमाग को कि आप लोग बहुत अच्छा और बहुत हाई लेवल का सोच रहे हो। थैंक यू, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी थे। ओके सिमर, चांदी की डिब्बी घूमेगी नहीं, सो वो 5 साल के बाद पिताजी को दे देगी। अरे वाह श्रेया, बहुत अच्छा। जॉय, so she could remember it where it was kept. Okay. देखो क्या है ना, बहुत सारे लोगों ने अच्छा लॉजिक दिया कि भाई वो अमीर है तो चांदी के डिब्बी में रखेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि उसमें सड़ेगा नहीं, आई थिंक श्रेया ने ही कहा, राइट? तो चलो ये भी मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि चांदी के डिब्बी में सड़ेगा नहीं, वो अनाज है, अनाज की उम्र इतनी लंबी नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे उसने चांदी के डिब्बी में इसलिए रखा क्योंकि उसको गेहूं के दानों से प्यार नहीं था, उसे अपने पिताजी से प्यार था, और उनकी हुई कही बात को, उनके द्वारा दिए गए आदेश को निभाने के लिए कि मेरे पिताजी का सम्मान कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने चांदी की डिब्बी में रख दिए। अब अगर उसने गेहूं के बारे में या अनाज के बारे में सोचा होता तो डिब्बी में नहीं रखती, क्योंकि सबको पता है कि कैसे भी संभाल के रखो, ये 5 साल तो चलने वाला नहीं है, 1 साल चल गया बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आगे 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। बट आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे हो, और प्लीज ऐसे ही जवाब दिया करो आप लोग। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग मतलब 9th और 10th से भी अच्छा आंसर देते हो, वेरी नाइस। तो मखमल मतलब एक प्रकार का बढ़िया रेशमी कपड़ा है। इलिशा, मैंने देखा, हाँ ये भी आप जो कर रही हैं ये भी सही हो सकता है कि वो प्रोटेक्ट और सेफ रखने के लिए जो है उसने चांदी के डिब्बे में रखे हो, आई एग्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अभी। तीसरी, पहली ने बाहर फेंका, दूसरी ने चांदी के डिब्बी में रखा, अब बारी आई तीसरी की। तो तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं इसका, सोच ही रही थी, अभी कोई डिसीजन नहीं ले पाई, क्योंकि कहते हैं ना जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इंसान का नहीं होता है। तो सोच रही थी जब तक इसका सही कोई डिसीजन नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको क्या करना है कुछ मैं तय नहीं करूंगी, तीसरी बहन ने। और चौथी जो थी, चौथी छोटी थी, थोड़ी कच्ची थी, मन की थोड़ी कच्ची थी। तो बचपने में उसने क्या किया, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था, क्योंकि बचपना था उसके अंदर, चाइल्डहुड था। हाँ कौस्तुभ, तो उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे, भुने हुए दाने अच्छे लगते थे, भून कर, हाँ भुनवा कर। तो उसने दानों को भुनवा कर खा डाला, खा लिया उसको, और खेल में मग्न हो गई, क्योंकि उसको ये चीज दिमाग में नहीं आया कि पिताजी ने अगर दाने दिए हैं तो कुछ सोच के दिए हैं, कुछ काम से दिए होंगे, कुछ उसके प्रति उनके मन में कुछ होगा, बट उसने कुछ नहीं सोचा और सीधा
भुनवाया और खा गई। आगे तीसरी राजकुमारी जो अभी तक वेटिंग लिस्ट में चल रही थी, जिसने अभी अपने माइंड को होल्ड किया था कि नहीं सोचती हूँ फिर बाद में डिसीजन लूंगी, अब उसने डिसीजन लिया। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था, इस बात का पूरा भरोसा था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। सहेज कर मतलब संभाल कर, मीनिंग लिख लो भाई। यकीन मतलब, एक मिनट, हाँ, यकीन विश्वास या भरोसा, लिख लो फटाफट। मकसद मतलब उद्देश्य, पर्पज, कारण। सहेज कर मतलब संभाल कर रख देने की सोची। लेकिन वह ऐसा न कर सकी। उसने भी सोचा कि मेरी बहनें रख रही हैं संभाल कर तो मैं भी रख देती हूँ, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा था ना कि पिताजी राजा हैं, हम लोग को कुछ कीमती चीज भी दे सकते थे, गोल्ड दे सकते थे, डायमंड दे सकते थे, या फिर कोई स्पेशल स्टोन दे सकते थे। उन्होंने 100 दाने गेहूं के क्यों दिए? उसके दिमाग में यही चल रहा था। 2-3 दिनों तक वह यही सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वो 100 दाने ले जाकर जमीन में बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, जमीन में उसने पानी दिया, खाद दिया, समय आया तो उसमें से अंकुर फूटे मतलब फसल उगी। ठीक है, पौधे तैयार हुए, दाने भी निकले अपने वक्त पे। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। अगली बार अगले साल मौसम में फिर से उसे बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास इतना इतना नहीं, ढेर सारे दाने 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। एक दो ने कई क्विंटल तैयार हो गया। क्योंकि एक अंकुर का मीनिंग क्या होता है? अंकुर का मतलब होता है बीज में से पौधे का निकलना, अंकुर फूटना, जिसको आप लोग अक्खा बोलते हैं ना, अक्खा, मुंबई में अक्खा बोलते हैं, उसे अंकुर बोलते हैं। अंकुर का मतलब बीज में से पौधे का उगना या निकलना। ठीक है, अंकुर एक स्टेप है। ठीक है, अंकुर का एग्जैक्टली एक वर्ड में मीनिंग नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका एक ही शब्द होता है, दूसरा नहीं होता है। तो ऐसे ध्रुवी, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बट यहाँ पे अंकुर मतलब बीज में से पौधे का निकलना, शुरुआत। तो हाँ, पौधे तैयार हुए, दाने निकले, राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर 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 सारे गेहूं तैयार हो गए। मृथुल, आपको कंट्रोल चाहिए, पीपीटी चलाना है, हाँ, कि बैठे बैठे पढ़ाई छोड़ के सब मस्ती आ रही है? आगे 5 साल बाद वक्त आ गया, 5 साल बीत गए। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को अपने पास बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे, चलो वापस करो सब लोग। और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वो दाने? चलो निकालो सब लोग, वापस करो। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई, क्योंकि उसने तो खिड़की के बाहर फेंक दिया था। 100 दाने भंडार घर में से लाई और राजा को दे दिया। राजा ने पूछा,
क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने कहा, हाँ पिताजी वही दाने हैं। लेकिन पिता तो राजा था, उसको जीवन का अनुभव था, उसे पता था कि 5 साल तक तो गेहूं इस तरह से सेफ नहीं रह सकता है। मगर राजा ने फिर कड़क कर, डांट कर पूछा। आप लिख सकते हैं कठोर शब्दों की जगह पर डांट कर। जब डांट कर पूछा तब उसने सच्ची बात बता दी, मतलब उगल दी। कहा कि मैं तो फेंक दी थी और मैं तो अभी भंडार घर से लाके आपको दे रही हूं। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, संभाल कर रखा था। उसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर मतलब संभाल कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे, संभाल कर रखा था। पिताजी के प्यार में कि पिताजी देखो, आपने कहा था इसलिए मैंने इसको चांदी के डिब्बे में बंद कर रखा है, लेकिन उसकी क्या हालत हुई है कभी खोलकर नहीं देखा है। संदूकची मतलब छोटा बॉक्स जिसमें पैसे या कुछ छोटी चीजें रखते हैं। खोल मतलब आवरण होता है, कवर्ड करना, ढक देना। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तीसरी जो राजकुमारी थी जिसने 3 दिन लिए थे सोचने के लिए कि मैं इनका क्या करूं, उनसे पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी राजकुमारी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी पिताजी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहां से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। पिताजी ने राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही मतलब लापरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? अरे 100 दानों की क्या कीमत है? मैं राजकुमारी हूं, आप राजा हो, क्या भिखारी की तरह 100 दाने की बात करते हो? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? 5 साल के पहले के 100 दाने अब ये मांग रहे हो? बेटी छोटी थी, सुना दिया उसने। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई, बहुत उदास हुआ कि मेरे लगता है कोई बच्चे लायक नहीं है, कोई राजा बनने के, राजकुमारी कोई रानी बनने के काबिल नहीं है, किसको मैं इस सिंहासन पे बैठाऊं? चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। बाकी सबसे तो वो उम्मीद छोड़ चुका था। उम्मीद मतलब आशा, भरोसा। यहां तक समझा? अब आइए देखते हैं तीसरी बेटी ने उन दानों का क्या किया। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। राजा रथ पर बैठा, राजकुमारी के साथ में रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला, जहां पर सिर्फ खेत ही खेत थे। जैसे बाहुबली में देखा था ना, शिकार कर रहे थे सुअर का, वैसे ही खेत थे चारों तरफ। राजा ने पूछा, आखिर कहां रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहां कहां के चक्कर लगवाओगी बेटी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। ऐसे खुशी से
लहलहा रही थी, फसल झूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे राजा को कोई गीत सुना रही हो, झूम झूम कर अपनी खुशी का इजहार कर रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा, राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वो सौदाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। लाखों लाख मतलब कई लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। ये वही सौदाने हैं। बालियां, ओके। आदिल, जो गेहूं का प्लांट होता है ना, उसमें वो जो फूल के बाद बालियां निकलती हैं, उसकी बाली निकलती है, उसमें कई दाने रहते हैं। बाली इसीलिए बोलते हैं, एक साथ कई अनाज के दानों का समूह होता है। जैसे बाजरे में होता है ना, उसको बाजरा बोलते हैं। और गेहूं की बाली होती है, और उसमें ऐसे पतले पतले ऐसे धागे जैसे निकले रहते हैं, और नीचे दाने रहते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, उसी को बाली कहते हैं। ठीक है, बाली मतलब दानों का समूह। ठीक है, समझा? ओके। हाँ, तो बालियां हवा में झूम रही थी जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वो सौदाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन सौदानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। ये सब जो इतनी फसल आप देख रहे हो, ये सब उस 100 दानों की देन है। अब आगे राजा ने उसे गले लगा लिया, अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। अब मैं निश्चिंत मतलब बेफिक्र हो गया हूं, टेंशन फ्री हो गया हूं। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। अब तुम ही मेरी वारिस बनोगी, तुम ही मेरी उत्तराधिकारी हो। आया ना उत्तराधिकारी? उत्तर मतलब बाद में, अधिकारी मतलब शासक बनने वाला। जो राजा के बाद शासक बनेगा, राजा बनेगा या रानी बनेगी, उसे उत्तराधिकारी कहेंगे। ठीक है, तो राजा ने इस तरह से कहा। और पाठ देखो, गले लगाना मुहावरा है, लिख लो। प्यार से मिलना, प्लीज नोट डाउन। गले लगाना, प्यार से मिलना। फिर है उत्तराधिकारी, वारिस। वारिस उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी वारिस। या उसको दूसरे शब्दों में और बोलना है तो भावी राजा, भावी शासक। ठीक है, भावी मतलब भविष्य में बनने वाला शासक। क्लियर? यहां तक समझा सबको? तो फाइनली ये पार्ट खत्म हुआ। मैं अगला शुरू कर रहा हूं। आप लोगों को पता है, बड़ा अच्छा आगे का पार्ट है, और वो है नाखून बड़े क्यों होते हैं, है ना? इसका क्वेश्चन आंसर कर लेना प्लीज सब लोग, और जो नहीं आएगा बताना, नेक्स्ट टाइम मैं इसको क्वेश्चन आंसर आपको करा दूंगा। तो नाखून क्यों बड़े होते हैं? आइए भाई, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछते हैं कि ये नाखून बड़े क्यों होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे सब लोग। ओके, तो वारिस कौन में किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है क्या, या फिर मैं टॉपिक पे चलूं मैं? यस स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, या फिर मैं आगे बढ़ूं? एक मिनट। हाँ, श्योर, नो, नो डाउट्स। ओके, सिमर, अमृता, आदिल, ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं, तो सब लोग आ जाओ। ठीक है, तो नया टॉपिक आपके सामने है, और लेसन का नाम है
नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? कभी आपने सोचा नाखून तो हमारे पास है लेकिन बढ़ते क्यों हैं ये? हम काट तो देते हैं फिर बढ़ जाते हैं, काटते हैं फिर बढ़ जाते हैं, पता नहीं किस खुशी में बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेखक जो है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी के बहुत ही महान लेखकों में से एक है। इन्होंने अपने विचार कुछ हमें बताए हैं कि ये नाखून बढ़ते क्यों हैं। कभी कभी ना हम छोटे बच्चों को जब कुछ नई बातें सिखाते हैं तो वो कुछ नई बातें पूछते भी हैं हमसे, और हम ये सोचते हैं कि अरे बच्चे हैं, नादान है, लेकिन वो कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम स्पीचलेस हो जाते हैं, हम कुछ बोल ही नहीं पाते, उसका जवाब ही नहीं दे पाते हैं। और ये बच्चों के द्वारा ही पॉसिबल होता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। हम लोग तो वही पूछेंगे ना जिसका जवाब सबको पता है, लेकिन बच्चे, क्योंकि उनके मन में एक नई उत्सुकता होती है जानने की। तो यही कुछ यहाँ पर भी है कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। चक्कर में डाल देने वाले, दिमाग को घुमा देने वाले प्रश्न पूछते हैं, पूरा दिमाग खिल जाता है ना। एक बच्चा पूछा कि तालाब में पानी है, मैं बोला बिल्कुल है, तो बोले तालाब आसमान में क्यों नहीं है, नीचे क्यों है? तो अब मैं उनको क्या बताऊं, उनको कैसे समझ में आएगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटी पावर क्या होता है? अब वो छोटा बच्चा तो समझ नहीं पाएगा। मतलब उनको पढ़ाने का मतलब पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बताओ। यहाँ पर भी ऐसे लेखक ने कुछ कहा कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ का मतलब होता है जिसको कम ज्ञान हो, ठीक है, उसका विपरीत शब्द होता है स्वल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ, स्वल्पज्ञ, हाफ स व फिर हाफलपज्ञ, स्वल्पज्ञ। मतलब स्वल्पज्ञ मतलब जिसके पास ज्यादा जानकारी हो, ज्यादा ज्ञान हो। तो लेखक कहते हैं कि अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। दयनीय मतलब बेचारा। जब बच्चा भयानक प्रश्न पूछ लेगा तो पिता तो बेचारा, जिसको कम ज्ञान है, वो तो दिमाग उसका घूम जाएगा, अब क्या करे। मेरी छोटी लड़की ने जब एक दिन पूछ लिया, क्या पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं पिताजी? छोटी बेटी ने पूछा। तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका कि भाई हाँ, नाखून तो बढ़ते हैं, हम काटते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये नाखून बढ़ते क्यों हैं। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं, दंड मतलब सजा स्वीकार कर लेते हैं। पर निर्लज्ज अपराधी, निर्लज्ज मतलब बेशर्म, अपराधी कुछ ऐसे अपराधी होते हैं, चोर होते हैं, और वो इतने बेशर्म होते हैं कि चोरी किए, पुलिस ने पकड़ा, जेल में बंद कर दिया, मारा पीटा, फिर 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद छोड़ दिया, फिर चोरी करके फिर से जेल में आ जाएंगे। मतलब बेशर्मी की हद है। बोले यही हालत, वो चोर वाली हालत किसकी है? बोले नाखून की है। इनको बढ़ता देखा, काट दिया, फिर 3 दिन में बढ़ाएंगे, क्योंकि ये निर्लज्ज है, इनको शर्म नहीं है। अपराधी की भांति छूटते फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? बेहया मतलब बेशर्म। इनको शर्म नहीं आती, एक बार काट दिया तो मान लेने का, बार बार निकलते आते हैं, बार बार नाखून बढ़ते जाते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं? आइए इसी की जानकारी आगे पाठ में दी गई है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है। कुछ लाख मतलब कुछ लगभग 1 लाख साल पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था। जंगली था मतलब हम ऐसे मकान बनाकर हम इंसानों की तरह जिंदगी जीना तब नहीं सीखे थे। लगभग 1 लाख साल पहले की बात है, 1000 साल पहले की नहीं। तब मनुष्य क्या था?
वन मानुष था। वन मानुष मतलब, वन मतलब जंगल, मानुष मतलब मनुष्य। जंगली मनुष्य कौन कहा जाता है आज के समय में? बंदर, जो ये उछल कूद करते रहता है। तो हम जंगली जानवरों की तरह थे और उसे नाखून की जरूरत थी। इंसान को, जंगली जानवर को या वन मानुष को नाखूनों की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी भाई? क्योंकि पहले हमारे पास चाकू, तलवार, गन, मिसाइल ये सब नहीं थी। हमारे पास जो थे हमारे नाखून थे। सेल्फ डिफेंस के लिए यही था। तो हम इसका उपयोग क्या करते थे? कोई सामने आया तो सीधा उसको ऐसे मार के आंख फोड़ देना, नाक काट देना, चमड़ी निकाल लेना, अटैक कर देते थे। और दूसरा काम क्या करते थे? जानवरों को मारकर खाने के लिए उनको फाड़ कर कच्चा ही खा जाते थे। 1 लाख साल पहले की बात है, पकाकर खाना नहीं सीखा था। तो उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए नाखून नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, हथियार थे। दांत भी थे हथियार के रूप में, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान आता था। पहला स्थान नाखून का क्यों आता था? क्योंकि नाखून ऐसा होता है कि वो दूर तक जाकर अटैक करके आ जाएगा, लेकिन दांत को बोलो तो बाहर निकल कर जाकर काट कर नहीं आएगा, मुंह को ले जाना पड़ेगा। और गलती से सामने वाले ने दे दिया पंच तो मुंह फूट गया, दांत भी टूट गया। इसके लिए दांत को बचाना पड़ता था। कोई नजदीक बहुत आए तो दांत से काट लेंगे, है ना, माइक टाइसन की तरह। पता ना, बॉक्सर था, उसने काट लिए थे मोहम्मद अली के कान ही काट लिए गुस्से में। फाइटिंग में मारा, उसका मुंह फूट गया और गुस्से में पकड़ के उसका दांत से कान ही काट लिया पूरा। तो कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने नहीं, कहां पे थे? हाँ, दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। मतलब पहले नाखून का उपयोग करना बंद किया, फिर दांत का उपयोग करना बंद किया, तो किसी और चीज का उपयोग करने लगा, सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए। उसने हड्डियों के हथियार बनाए। जो जंगली जानवर थे, मरने के बाद जो एकदम शार्प उनकी हड्डियां होती थी, उनको काटकर हथियार बना लेते थे, उनके हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, थोड़ा और अपने आप को अपग्रेड किया। उसने धातु के हथियार बनाए, लोहे की तीर, तलवार बनाना चालू किया। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। और एक समय था कि ये नाखून बड़े फायदे के होते थे, आज हम डांटते हैं, वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। जैसे डक, बतख है, बतख के पंख तो होते हैं लेकिन उसका उपयोग उड़ने के लिए नहीं करता है ना। तैरता है वो, चलता है वो, लेकिन उड़ता नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले काफी समय के बाद ऐसा होगा कि उनके पंख खत्म हो जाएंगे। और अगर हम नाखूनों को ऐसे ही काटते रहेंगे, उनकी जरूरत नहीं समझेंगे, तो वो भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे, ऐसा लेखक कहते हैं। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति की, पाशवी वृत्ति मतलब, पाशवी मतलब पशु, जानवर, जानवर के स्वभाव, वृत्ति मतलब स्वभाव, स्वभाव या व्यवहार के जीवंत, जीवंत मतलब जीता जागता प्रतीक है, उदाहरण है कि इंसान को नाखून होते हैं, काटो फिर भी बढ़ते हैं। और ये चीज साबित करती है कि इंसान पहले जानवर था।
मनुष्य की पशुता मतलब जानवरों जैसा व्यवहार को जितनी बार भी काट दो, पशुता क्या है, ये नाखून है, जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती है, वो फिर जिंदा हो जाएगी। मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से नाखून काटने के बावजूद भी फिर से बढ़ जाते हैं, वैसे ही आप अपने अंदर की बुराइयों को जितना भी मारो, फिर कहीं न कहीं से पैदा हो जाती हैं। इसका मतलब हमें वक्त-वक्त पर उनको समाप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए, वैसे ही जैसे हम बार-बार नाखूनों को काटते रहते हैं। ठीक है? यहाँ तक समझा सबको? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो फटाफट, नहीं तो मैं अभी पूछना चालू करूँगा। नो ना? पक्का? ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसने पूछा और किससे पूछा? फटाफट लिखो। किसने किससे पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? फटाफट मैसेज करो। बेटी ने पिता से पूछा। ओके, श्रेया वेरी नाइस। और गर्ल आस्क फादर, अरे हद है। रिया हिंदी में ही लिख देती, बट ठीक है। और लेखक की बेटी ने अपने पिता से पूछा। वेरी नाइस। चलो सिमर, ये तो अच्छी बात है, ये बहुत आपने एकदम क्लियर करके कहा। डॉटर टू हर फादर। अमृता हिंदी में लिखो, ठीक है? अरे हिंदी में मतलब टाइप इंग्लिश में करो, बट जैसे इन लोगों ने भी लिखा इंग्लिश में, बेटी ने पिता से पूछा, वैसे ही लिखो ना, इंग्लिश में लिखो, जैसे व्हाट्सएप चैट करते हो वैसे करो। लड़की ने अपने पिता से पूछा। ओके ठीक है। 1 लाख साल पहले मनुष्य क्या था? फटाफट आंसर। 1 लाख साल पहले मनुष्य क्या था? जानवर था, वन मानुष था। आयुषी वेरी नाइस, वन मानुष था। यस यस। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक ये टिक कर लो, ठीक है? इसके आगे से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और प्लीज लेक्चर स्टार्ट करते थोड़ा सा रिमाइंड कर दिया करो कि सर यहां से पढ़ाना है आपको, ठीक है? तो इसके यहां तक सबको समझा ना? यहां तक सबको समझा? यहां तक किसी कुछ डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट सर। Thank you so much, Narendra sir. थैंक यू सर। Bye. Take care, everyone.